हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्र अव्यूवहन नियम का गुणसूत्रीय व्याख्यान किस तरह से होता है। ये स्वतंत्र अव्यूवहन नियम जो होता है वो केवल उन कारकों या जीनों पर लागू होता है जो पहली शर्त क्या है, या तो एक ही गुणसूत्र पर दूर स्थित है, यानी जो जीन है दोनों वह एक ही गुणसूत्र पर हो अगर, तो वो दूर दूर स्थित हों ताकि उनमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी, तभी स्वतंत्र अव्यूवहन प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो वो विभिन्न गुणसूत्र पर उपस्थित हों, अर्थात एक ही गुणसूत्र पर न हो, दूसरे दूसरे गुणसूत्र पर होंगे, तब वो स्वतंत्र अव्यूवहन की प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे। अब मेंडल ने जो अपने प्रयोग में लिया था वो लिया था, पहला जो लक्षण लिया था वो शेप ऑफ द सीड लिया था, यानी गोल और झुर्रीदार। तो ये गुणसूत्र नंबर 7 पर उपस्थित था, और जो कलर ऑफ द सीड था यानी बीज का जो रंग था पीला और हरा, ये गुणसूत्र नंबर 1 पर उपस्थित था। तो ये गुणसूत्र पर हम आपको दिखाते हैं। तो अगर इसका F1 का सेल्फिंग होगा यानी स्वपरागण होगा तो इसका युग्मक बनेगा। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया के लिए युग्मक बनने की प्रक्रिया के लिए मियोसिस होगा। तो मियोसिस में पहले हम गुणसूत्र को देख लेते हैं कि हरे कलर के गुणसूत्र को हमने फादर के गुणसूत्र को प्रदर्शित किया है और पिंक वाले को हमने मदर के गुणसूत्र को प्रदर्शित किया है। तो ये दोनों एक दूसरे के समजात गुणसूत्र हैं, यानी एक फादर के द्वारा और एक मदर के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल आर ये आपके शेप ऑफ द सीड के लिए है और स्मॉल आर भी शेप ऑफ द सीड के लिए, दोनों एक दूसरे के समजात हैं, एक फादर से आया है एक मदर से आया है। उसी तरीके से यह भी कैपिटल वाई जो है ये फादर से आया है और स्मॉल वाई मदर से आया है। अब क्या होगा कि अगर मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा तो एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होगा, यानी कैपिटल आर एक जीन है तो ये डबल हो जाएगा, यानी एक क्रोमेटिड का निर्माण और हो जाएगा। इसी तरीके से इन चारों गुणसूत्रों में डीएनए के द्विगुणन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब डीएनए के द्विगुणन के परिणाम स्वरूप हम चित्र में आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल आर कैपिटल यानी द्विगुणन हो गया है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई द्विगुणन की प्रक्रिया हो गई है। अब देखिए ये मियोसिस फर्स्ट में जब मेटाफेज फर्स्ट अवस्था आती है तो ये दो तरीके से एलाइन होते हैं, अर्थात संरेखित होते हैं। ये मध्यावस्था जो प्लेट है, मध्यावस्था प्लेट पर फेजिक प्लेट पर ये व्यवस्थित होने के लिए दो संभावनाएं हैं, यानी इस तरह से भी व्यवस्थित हो सकते हैं, इस तरह से। पहली संभावना में हम देखते हैं तो फादर के दोनों गुणसूत्र एक तरफ हैं और मदर के एक तरफ हैं। अगर ये गुणसूत्र नंबर 7 है, क्योंकि ये शेप ऑफ द सीड के लिए जीन को धारण किए हुए है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेटाफेजिक प्लेट पर इस तरफ है। तो यहाँ दूसरा जो जीन है गुणसूत्र नंबर 1 पर उपस्थित है, वह भी मेटाफेजिक प्लेट के इस तरफ फादर वाला गुणसूत्र है, यानी फादर एक तरफ है और मदर वाले गुणसूत्र एक तरफ है। एक व्यवस्था इस तरह से है कि मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के संरेखित हो सकते हैं। दूसरी संभावना क्या है कि पहले गुणसूत्र में आप देख लीजिए कि फादर का मेटाफेजिक प्लेट के इस तरफ है और मदर का गुणसूत्र इस तरफ है, लेकिन दूसरा गुणसूत्र इस गुणसूत्र से स्वतंत्र होकर के फादर वाला इस तरफ चला आया है संरेखित होकर के, और मदर वाला इस तरफ चला गया है। तो इस तरह से यही स्वतंत्र अव्यूवहन का नियम है, यानी पहले वाले गुणसूत्र से स्वतंत्र रूप से यह गुणसूत्र होता है, यानी कोई भी गुणसूत्र हो, प्रत्येक गुणसूत्र एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित होने के लिए या संरेखित होने के लिए। तो इन दोनों संभावनाओं को हम लेकर के चलते हैं। तो अब मेटाफेजिक प्लेट पर जब ये व्यवस्थित हो गए हैं तो अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद अब एनाफेज फर्स्ट आएगा, तो ये दोनों गुणसूत्र एक पोल की तरफ जाएंगे, एक ध्रुव की, और ये दोनों गुणसूत्र यानी कैपिटल एक ध्रुव की ओर जाएंगे और स्मॉल एक ध्रुव की ओर जाएंगे। लेकिन इस संभावना में अगर आप देखेंगे संभावना नंबर 2 में, तो ये एनाफेज जब फर्स्ट होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक ध्रुव की ओर जाएंगे, और इधर आप देखेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एक ध्रुव की ओर जाएंगे। तो अब एनाफेज के बाद जब आप ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो इस सेल से 2 सेल बनेंगे और इस सेल से भी 2 सेल बनेंगे। अब क्या होगा, इसमें समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। तो ये पृथक हो जाते हैं तो आप इधर देख सकते हैं कि इधर पोल की ओर क्या जाएगा, फादर वाले जीन जाएंगे, इधर मदर वाला। तो ये फादर वाले दोनों गुणसूत्र इस सेल में चले आए हैं, मदर वाले इस
सेल में चले आए। लेकिन संभावना नंबर 2 में देखेंगे तो एक फादर एक मदर, तो एक फादर एक मदर इधर चला आया है। दूसरे में देखेंगे तो ये मदर और फादर का जीन वो गुणसूत्र इस तरफ चला आया है। अर्थात मियासिस फर्स्ट जब समाप्त होगा तो इस कोशिका से यानी संभावना नंबर 1 वाली कोशिका से 2 सेल बनेंगे और इधर भी संभावना नंबर 2 वाली कोशिका से भी 2 सेल बनेंगे। अब इन दोनों सेलों में मियासिस सेकंड स्टार्ट होगा। तो मियासिस सेकंड में हमने सिर्फ यहाँ पे दिखाया है मेटाफेज अवस्था सेकंड, सब में मेटाफेज अवस्था में सेकंड दिखाया है। तो हम एक सेल में आपको डिस्क्राइब करते हैं, आप समझ जाएंगे सब सेल में उसी तरीके की प्रक्रिया होगी। तो ये मेटाफेज में क्या होता है कि मध्यावस्था प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे सभी गुणसूत्र आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं और जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होगा तो ये जो गुणसूत्र है इसके बीच का सेंट्रोमियर यानी एनाफेज सेकेंड में जो होता है ये सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, स्प्लिट कर जाता है। तो जब स्प्लिट करेगा तो ये जो क्रोमेटिड है ये अलग होकर के गुणसूत्र बना लेगा। तो यहाँ से जब विभाजित होगा तो कैपिटल आर जो धारण किए हुए है इधर चला जाएगा और ये कैपिटल आर जो धारण किए है इधर चला जाएगा। इसी तरह से इस गुणसूत्र में होगा, जब यहाँ से स्प्लिट करेगा यानी सेंट्रोमियर विभाजित होगा तो स्मॉल वाई धारण किए हुए ये इधर चलाया जाएगा, दूसरा स्मॉल वाई धारण किए हुए इधर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो ये गुणसूत्र इधर जाएगा, इधर भी जाएगा। इसी तरीके से चारों सेल में होता है। एनाफेज सेकंड में ये सेंट्रोमियर विभाजित होकर के गुणसूत्र को अपोजिट ध्रुव की ओर खींचते हैं और खींचने के बाद जब मियासिस कंप्लीट हो जाएगा यानी मियासिस समाप्त जब हो जाएगा तब इस तरह से युग्मक हमको प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक में है तो आधा यानी एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई एक युग्मक में जाएगा, दूसरा कैपिटल आर दूसरा कैपिटल वाई दूसरे युग्मक में जाएगा। इसी तरीके से ये इसमें भी है, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक में जाएगा और इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई एक में जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आगे वाले में देखते हैं। तो चूंकि इसमें क्या है कि आप संभावना नंबर 2 में देख चुके हैं कि एक फादर का माने गुणसूत्र नंबर 7 है ये, तो इधर फादर का है इधर मदर का है, लेकिन दूसरा जो गुणसूत्र है वो स्वतंत्र रूप से मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हुआ है तो ये इधर मदर की तरफ चला गया, मदर का गुणसूत्र इधर चला गया है, फादर का इधर चला आया है, जिसके कारण क्या हो गया है कि ये कैपिटल आर के साथ ये स्मॉल वाई आ गया है। तो अब उसी तरीके से स्प्लिट जब होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्प्लिट होगा जब ये तो क्या होगा कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई इधर जाएगा और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई इधर जाएगा। तो इस तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई और इधर लास्ट वाले में देख लीजिए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई इधर जाएगा, दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई दूसरे में जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 2 युग्मक यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई दूसरे में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों संभावनाओं में किस तरह से युग्मक बने हैं। अगर हम केवल संभावना 1 को लेकर के चलते हैं तो हमको 2 तरह के जो है युग्मक मिलेंगे। एक होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर इस दोनों जीनोटाइप को ध्यान में रख करके अगर हम मान लेते हैं कि संभावना 1 केवल होगा अगर F2 जनरेशन निकालते हैं तो ये आपका F2 जनरेशन का चार्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई था और दूसरा क्या था स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई तो वही सेम फादर में भी बनेगा और मदर में भी बनेगा। तो इसको हम लिख करके अगर जाइगोट बनाते हैं तो ये चेकर बोर्ड हमको 4 प्राप्त होगा। तो इस 4 में 3 हमको क्या मिल रहा है गोल और पीला, और जबकि एक मिल रहा है झुर्रीदार और हरा। तो इसका रेशियो वास्तव में क्या मिला हमको 3:1, 3 गोल पीला और 1 जो है झुर्रीदार हरा मिला, जो कि हमको पृथक्करण में मिला। लेकिन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 2 जीनों को ध्यान में रख करके, उसमें इनको क्या मिला था कि गोल पीला 9 मिला था और गोल हरा 3 मिला था, यानी 9:3:3:1 मिला था, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। जिसमें से पहला जो है गोल के साथ पीला था, ये 9 प्राप्त किया था, लेकिन गोल के साथ हरा भी इनको मिला।
इधर झुर्रीदार के साथ हरा था जनक में, लेकिन इनको झुर्रीदार के साथ पीला भी मिला, अर्थात ये दोनों जनकीय लक्षण हैं, लेकिन दो लक्षण नए मिले इनको। तो दो लक्षण जो नए मिले, इससे ये होता है कि संभावना नंबर 2 भी होता है। तो संभावना नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इधर कैपिटल के साथ क्या है, कैपिटल है, लेकिन और स्मॉल के साथ स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल के साथ स्मॉल आ गया है, और इधर भी आप देख सकते हैं कि स्मॉल के साथ कैपिटल आया हुआ है। तो ये संभावना नंबर 2 भी होता है, तभी जाकर के ये रेशियो प्राप्त होगा, 9:3:3:1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो मुख्य रूप से होता है वह मेटाफेज फर्स्ट में होता है, यानी एक गुणसूत्र का जो संरेखित होना है वो दूसरे गुणसूत्र से स्वतंत्र होता है। प्रत्येक गुणसूत्र एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के मध्यावस्थित मेटाफिजिक जो प्लेट है उस पर संरेखित या व्यवस्थित होते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो कंडीशन नंबर फर्स्ट हम लोग देखे थे कि दोनों अगर जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों, अगर लेकिन दूर उपस्थित होंगे तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम लागू होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हम मेंडल के ही अगर जीन को लेकर के चलते हैं, ये मान लेते हैं कि दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर अगर उपस्थित हैं, लेकिन वास्तव में दोनों जीन एक गुणसूत्र नंबर 7 पर उपस्थित था, एक गुणसूत्र नंबर 1 पर उपस्थित था। तो आप इधर देख सकते हैं कि इधर अगर इसको फादर का गुणसूत्र मान लेते हैं तो फादर वाले गुणसूत्र में आप देख सकते हैं कि ये दोनों जीन हैं, यानी कलर ऑफ द सीड के लिए और शेप ऑफ द सीड के लिए दोनों जीन उपस्थित हैं। तो ये लेकिन दूर दूर उपस्थित हैं, तो दूर दूर उपस्थित होने के कारण इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। तो ये फादर का है जीन और ये मदर का, दोनों एक दूसरे के समजात गुणसूत्र हैं। अब क्या होगा कि अगर इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो सेम उसी तरीके से मियासिस डिवीजन होगा। तो मियासिस डिवीजन में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा हम आपको बता देते हैं कि ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं और ये क्रोमेटिड जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये दोनों क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में गुणसूत्रों की अदला बदली हो रही है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में गुणसूत्रों के खंडों की परस्पर अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि गुणसूत्रों पे जीन का क्या कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। ये मियासिस फर्स्ट अगर कंप्लीट होगा तो ये जो है समजात गुणसूत्र पृथक हो जाएंगे। तो एक जो है सेल में ये वाला गुणसूत्र जाएगा और दूसरे वाले जो है सेल में ये गुणसूत्र जाएगा। तो आप इस दोनों सेल को आप देखिए तो ये इधर तो पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर का खंड आ चुका है। तो ये क्रॉसिंग ओवर के कारण आया हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं कि स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर क्या है, क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप ये गुणसूत्रों के खंडों की परस्पर अदला बदली के कारण आ गया है। तो अब क्या होगा, अब मियासिस सेकेंड होगा तो ये मेटाफिजिक प्लेट पर जाएंगे तो सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। तो सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तब क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, आप इधर देख सकते हैं। यानी इधर से जब ये टूटेगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक युग्मक में जाएगा और दूसरे युग्मक में कैपिटल वाई स्मॉल आर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये स्मॉल वाई कैपिटल आर एक युग्मक में जाएगा और स्मॉल वाई स्मॉल आर एक युग्मक में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। यानी एक युग्मक होगा जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, दूसरे युग्मक में स्मॉल आर कैपिटल वाई, और तीसरे में कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथे में स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा। तो इस तरह से प्रत्येक युग्मक जो है आप देखेंगे तो 25% के अनुपात में बनता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम ये अगर एक ही गुणसूत्र पे होगा और दूर होगा तो क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप ये 4 युग्मक जो बनेंगे, जब चेकर बोर्ड के द्वारा इसका जाइगोट बनाएंगे तो ये 9:3:3:1 के अनुपात में आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।